हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं विजन आईएएस का जो टेस्ट पेपर है। विजन आईएएस एकेडमी जो दिल्ली में है, उसका टेस्ट पेपर है जो हूबहू उसकी कोचिंग्स में होता है। हम वही टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, तो जिससे ये टेस्ट पेपर सबके पास पहुंच जाए और सब लोग इसका टेस्ट कर लें। ठीक है, ये बुक लेट सीरीज नंबर सी है और ये जीएस का पेपर है। जीएस का पेपर है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें कुल जो है 100 क्वेश्चंस की बात की गई है। 100 क्वेश्चन आते हैं चूँकि यूपीएससी में अगर आप यूपीएससी एक्सपीरियंस हैं तो ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो भी ये पेपर, यूपीपीसीएस आप दे रहे हैं तो भी ये पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सेगमेंट यूपीएससी में पूछे जाते हैं लगभग पीटी में उसी क्राइटेरिया से जो है यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आपको एक हेल्पफुल मिलेगी। एक जो है आपको ये चीज़ें समझने में आएगी कि पेपर इस सेक्टर से आते हैं और टॉपिक्स जो है वहाँ से भी क्लियर आपको करना होगा। तो उसी की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये पेपर्स जो है हम देख रहे हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस के तौर पर है। आप बिल्कुल लगातार जो है बने रहिएगा इसके और अपना स्कोर बताइएगा। हम आपको टाइम देंगे, जितना टाइम उसमें मिलता है लगभग 30 सेकेंड से 25 सेकेंड के आसपास अगर हम बात करें। क्वेश्चन आंसर्स के टाइम आपको मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ टाइम उसमें जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने में। तो वो टाइम को हम छोड़कर बात कर रहे हैं कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा। वैसे तो 120 मिनट चूँकि है इसके जो है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप समझ रहे हैं 1 मिनट कुछ सेकंड जो है इस पेपर्स को सॉल्व करने का हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इसकी शुरुआत से बात करेंगे। जैसे कि हूबहू ऐसे ही इंस्ट्रक्शन जब आपको पेपर मिलेगा तो लिखा हुआ मिलता है कि इसमें सारी चीज़ें ये रहेंगी। ठीक है, ABCD 4 तरह के बुकलेट आपको मिलेंगे। ठीक, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ओनली 1 क्वेश्चंस इसमें 1 आंसर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग चूँकि इसमें होती है 1/3 की, तो इसे भी आप याद रखें। ये इस इंस्ट्रक्शंस में ये दिया गया है, तो ऐसे सेम इंस्ट्रक्शन आपको यूपीएससी में भी मिलेगा 1/3 का। ठीक, अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट एग्रीगेट और पेमेंट गेटवे के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अंतरों पर विचार करना है। पहला कह रहा है पेमेंट एग्रीगेटर्स व्यापारियों को अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न भुगतान विकल्पों की पेशकश करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि पेमेंट गेटवे फंड ट्रांसफ़र के लिए बुनियादी तकनीकी प्रदान करता है। ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पेमेंट एग्रीगेटर्स एक माध्यम होता है, जबकि पेमेंट गेटवे एक इंटरफेस है जहां पेमेंट एग्रीगेटर्स लेन देन को संसाधित करता है। फिर थर्ड कह रहा है पेमेंट गेटवे के विपरीत पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या है ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा सही है। केवल 1-2 सही है, या केवल 2 सही है, या केवल 1-2-3 जो है 1 और 3 सही है, या 1-2-3 सही है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी 1 और 3 जो है सही है। पहले में हमारा कह रहा है पेमेंट एग्रीगेटर्स व्यापारियों को अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न भुगतान विकल्पों की पेशकश करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि पेमेंट गेटवे क्या करता है, फंड ट्रांसफ़र के लिए बुनियादी तकनीकी प्रदान करता है। जैसे गूगल पे हम यूज करते हैं तो वो पेमेंट गेटवे है एक। ठीक, तीसरे में कह रहा है कि चूँकि दूसरा हमारा गलत है यहाँ। फिर कह रहा है पेमेंट गेटवे के विपरीत पेमेंट एग्रीगेटर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का।
राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित गतिविधियों घटनाओं पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट हो रही है, बेमौसम वर्षा और अत्यधिक गर्मी, ठीक, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में कमी, भारतीय रिजर्व बैंक की कठोर मौद्रिक नीति। चूंकि प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गतिविधियां घटनाएं जो हैं वो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि असंभाव्य है कि इससे वृद्धि नहीं होगी, वो पूछा गया है 4 ऑप्शंस में से। तो कहाँ है, केवल एक गतिविधि घटना से, केवल 2 गतिविधि घटना से, या केवल 3 गतिविधि घटनाओं से, या सभी चारों घटनाओं से ये संबंधित है। तो कौन सा राइट ऑप्शंस यहाँ पर होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शंस हमारा होगा वो होगा सी, केवल 3 गतिविधि घटनाओं से होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में यदि गिरावट होगी तो खुदरा जो मुद्रास्फीति में वृद्धि असंभव हो जाएगी इससे। बेमौसम वर्षा होगी तो अत्यधिक गर्मी और बेमौसम वर्षा भी उसके लिए नुकसानदेह होगी। साथ ही साथ उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में यदि कमी देखी जाएगी तो भी उससे मुद्रास्फीति जो है नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हमने यहाँ देखे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमारा यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 स्थानीय सामग्री आवश्यकता के तहत कुछ घटकों को घरेलू स्तर पर विनियमित किया जाना चाहिए। यह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत आता है। किस समझौते के तहत आता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला, व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता। दूसरा, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। तीसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों में व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। चौथा है व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता। पूछा गया है WTO जो स्थानीय सामग्री आवश्यकता के तहत कुछ घटकों को घरेलू स्तर पर विनियमित किया जाना चाहिए, यह विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, तो किस समझौते के तहत किया गया है। ऑप्शन 3 हमने आपको पढ़ के बता दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ये WTO के जो व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। और इसके तहत ये WTO में, इस संगठन में ऐसा उल्लेख है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लॉकर प्रबंधन पर RBI के हालिया दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है क्वेश्चन, किसी उपभोक्ता को लॉकर आवंटित करते समय बैंकों को एक टर्म यानी डिपॉजिट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, RBI जो है अपने उपभोक्ताओं को क्या करने के लिए कह रहा है कि बैंकों को एक टर्म डिपॉजिट प्राप्त करने की अनुमति देता है। फिर कह रहे हैं चोरी या धोखाधड़ी के मामले में बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर में मौजूद वार्षिक किराए का 10 गुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। फिर कह रहे हैं बैंक लॉकर में रखी जाने वाली वस्तुओं का बीमा कराने के लिए ग्राहकों को बीमा उत्पादकों की पेशकश की नहीं कर सकती। उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, या ये 2-3 सही हैं, या 1-3 सही है, या 1-2 सही है। राइट, कौन सा राइट ऑप्शन हमारा होगा, तो आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के राइट ऑप्शंस की। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 1 और 3 सही हैं। यानी किसी उपभोक्ता को लॉकर आवंटित करते समय बैंकों को एक टर्म डिपॉजिट करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही साथ जो है बैंक लॉकर में रखी जाने वाली वस्तुओं का बीमा कराने के लिए ग्राहकों को बीमा उत्पादकों की पेशकश करने की जरूरत नहीं होती कि वो बीमा उत्पादक हैं या नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सारी चीज़ें जो है RBI के तहत बैंक लॉकर्स ये सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरलता पास यानी लिक्विडिटी ट्रैप की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है, उच्च ब्याज दरें, या कम मुद्रास्फीति, या कम निवेश और खपत, या नकदी में पैसा
रखने की उच्च प्रवृत्ति। कौन इसका राइट ऑप्शन होगा, ये हम आपको देखते हैं। 1 4 दोनों सही हैं, या 3 4 सही हैं, या 1 2 3 सही हैं, या केवल 2 3 4 सही है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा ये आप हमको बताएंगे जल्दी, ठीक है। राइट ऑप्शन तो हम बता दें आपको कि राइट ऑप्शन इसका यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, यानी 2 3 4 सही है। तरलता पास होता है, जो लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं उसे हम कहते हैं कम मुद्रास्फीति, कम निवेश और खपत ब्याज, या नकदी में पैसा रखने की उच्च प्रवृत्ति। इसके तहत ये विशेषताएं होती तरलता पास की। विशेषता पूछी गई तो हम विशेषता की ये बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कृषि निर्यात एक नए शिखर की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में अप्रैल और दिसंबर 2022 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिनसे मुख्य रूप से उत्तरदायी थी, कौन सी जीन्स पूछा जा रहा है आपको। जो जीन है यहाँ वो पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जीन थी किन फसलों की जो मुख्य रूप से उत्तरदायी थी, चावल की, चीनी की, कपास की, या वनस्पति तेल की। 1 2 सही है, या 2 4 सही है, या 1 2 3 सही है, या 1 3 4 सही है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा ये आप हमें बताएंगे, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का होगा, वो होगा ए, केवल 1 और 2 सही है। यानी चावल और चीनी की जो कृषि निर्यात में वृद्धि के लिए अप्रैल 2 और दिसंबर 2022 में ये इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF के नाम से जानते हैं, इनमें से किस और किन परिस्थितियों या के सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति होती हैं जिसमें IMF जो है ऋण प्रदान करता है। आपको बताते चलें, ये संकट काल में ऐसी व्यवस्था की गई कि संकट काल में यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय ये IMF ऋण प्रदान करता है। जैसे अभी यूक्रेन को इसने ऋण प्रदान किया था। तो देशों द्वारा भुगतान, अब पहला यहाँ जो है कह रहा है स्टेटमेंट कि देशों द्वारा भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने पर, या सदस्य देशों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए फंडिंग का अनुरोध करने पर, या वित्तीय संस्थाओं के दिवालिया होने के कारण देशों द्वारा वित्तीय संकट का सामना करने पर। तो कौन यहाँ राइट ऑप्शन होगा, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा सी, यानी देशों द्वारा भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने के लिए। यदि कोई देश जो है भुगतान संतुलन में समस्या जो है देख रहा है तो उस परिस्थिति में IMF द्वारा मुद्रा प्रदान की जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी, ऋण दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि वित्तीय संस्थाओं के दिवालिया होने के कारण देश द्वारा वित्तीय संकट का सामना कर रहा है तो उस समय भी उसे ये ऋण प्रदान किया जाएगा। जबकि कोई देश चाहे तो विशेष परियोजनाओं के लिए अगर फंडिंग का अनुरोध करे तो उस परिस्थिति में उसे कोई फंड जो है ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है भारत में व्यवसायों द्वारा वस्तु और सेवा कर यानी GST से संबंधित मुनाफाखोरी की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किन अधिदेश किया गया, किसे अधिदेशित किया गया था। तो ये है इसका राइट ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोध प्राधिकरण यानी NADA, या GST जो है हमारा परिषद है उसके तहत, या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे CCI कहते हैं, या भारतीय गुणवत्ता परिषद जिसे QCI कहते हैं। तो किसे भारत में व्यवसायों द्वारा वस्तु और सेवा कर GST से संबंधित मुनाफाखोरी की जांच करने के लिए आदेशित किया गया है, किस संस्था को आदेशित किया गया है ये हमें आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपको बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके द्वारा ये जो है निर्देशित किया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, क्या गुड्स ट्रेड बैरोमीटर्स को विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन के द्वारा ये
किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा ये विकसित किया गया है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर्स। ठीक है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर्स क्या करता है? गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा पारस्परिक व्यापार आंकड़ों और पुनर्अनुमानों के पूरक रूप से विकसित किया गया है और ये जो है इसके आउटलुक संकेत विश्व व्यापार संगठन के आउटलुक संकेतों की बात करता है। अब हम ज़्यादा डिटेल से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पर ये हम बात कर रहे हैं, तो हम जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी वाणिज्य बैंक में अपने बचत खाते से 50,000 रुपये को 1 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में परिवर्तित करता है तो क्या होता है? 4 मंथ यानी M4 में वृद्धि और M2 में कमी होगी। M2 में वृद्धि होगी लेकिन M4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। M1 में कमी होगी लेकिन M3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। M4 में कमी और M1 में वृद्धि होगी तो क्या होगा? राइट ऑप्शन ये आपको बताना है क्योंकि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी M1 में कमी होगी लेकिन M3 पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक बैंक ने अपने बचत खाते में 50,000 रुपये को 1 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करने की बात करता है तो। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान के प्रारंभ के समय उद्देशिका का हिस्सा थे? तो कौन से हिस्सा थे ये इसका राइट ऑप्शन हम देखेंगे। भारत के लोगों द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प है। ये क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अपने सभी नागरिकों के लिए एक उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, या राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन दिया गया है, या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान है। पूछा जा रहा है कि हमारे उद्देशिका का हिस्सा है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का हिस्सा है, कौन हिस्सा है? तो ये हम देखेंगे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, 2 और 4 जो है हमारे राइट ऑप्शन होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के उद्देशिका में ये उल्लेख किया गया है कि वो सभी क्या करेगा, सभी नागरिकों की उपासना और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का आश्वासन नहीं देता ये, बल्कि वो आग्रह करता है कि राष्ट्र की एकता जो है अखंडता को बनाए रखें, ऐसा वो अपील करता है। ठीक है, बाकी पहले ऑप्शंस में गलत इसलिए है कि भारत के लोगों द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, भारत के लोगों द्वारा ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की संकल्पना की गई। चूंकि उद्देशिका जब बनी थी तो उस समय जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष की बात नहीं की गई थी। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा में मतदान की प्रणालियां हैं? कौन सी लोकसभा में मतदान की प्रणालियां हैं? ध्वनि मत से, गुप्त मतदान से, पर्चियों के वितरण द्वारा मतों का दर्जा करना, या औपचारिक विभाजन के बजाय सदस्यों की उनके स्थान पर वास्तविक गणना करना। तो कौन सा प्रावधान है, कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा मतदान लोकसभा में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से इसका सही उत्तर जांचना है। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको हमें बताना है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हम आपको बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्वनि मत से भी हम लोकसभा में मत प्रणाली हमारे अंदर है, उसे भी हम अपना सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त मतदान भी किया जाता है और पर्चियों के वितरण द्वारा भी मतों की गणना की जाती है। साथ ही साथ औपचारिक विभाजन यदि होता है तो उसमें सदस्यों की काउंटिंग भी होती है कि वर्तमान में कितने सदस्य उपस्थित हैं। तो इस तरह से ये जो है राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। आपको बता दें, अब हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यसभा में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन है ये आपको बताना है। तो
तो कुछ जो है कथन पहला कह रहा है कि 17वीं यानी वर्तमान लोकसभा में पहली बार 100 से अधिक महिला सदस्य होने की उपलब्धि हासिल की है। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है उच्च न्यायालय ने अभी तक 15 से भी कम महिलाएं न्यायाधीश रही हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी महिला ने कभी भी भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का पद धारण नहीं किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये भी पॉलिटी से जुड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही है हमें बताना है। 2 3 सही है या 1 2 3 सही है या केवल 2 सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप हमें बताइए। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 और 3 सही है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा गलत है क्योंकि पहली बार जो है 100 से अधिक महिलाएं नहीं हैं इसमें। ठीक, दूसरा है कि 15 से कम जो है उच्च न्यायालय में 15 से भी कम महिला न्यायाधीश अभी तक रही हैं और अब तक कोई भी ऐसी महिला नहीं बनी है जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर कार्य की हो। तो इस तरह से हमारा 2 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंडिया का एक मैप दिया गया है और इस मैप में कुछ शेप दिए गए हैं। जैसे ये जो 7 स्टेट्स हमारे ईस्टर्न भारत के, जो पूर्वी भारत हैं, तो उसमें से जुड़ा हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश से है, असम तो उसमें है नहीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम जो है, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इसमें शामिल है। ये 4 स्टेट्स की बात किया है। तो क्या है इन 4 स्टेट्सों में? भारतीय राज्य के संदर्भ में उपयुक्त मानचित्र में चिन्हित 4 राज्यों में क्या समानता है, ये पूछा गया है। केवल यही 4 राज्य हैं जिसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो 6ठी अनुसूची है वो विशेष जो है 4 राज्यों को विशेष कुछ जो है प्रदान करता है, कुछ विशेष छूट प्रदान करता है। तो उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं केवल इन 4 राज्यों को ही इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट लागू है या केवल यही 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य जहां AFSPA लागू है, ठीक है, या केवल यही 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं जो राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले संघ राज्य क्षेत्र थे। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हमारा क्या है ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये 4 राज्य ऐसे हैं जिन्हें इनर लाइन परमिट लागू है। यही 4 राज्य हैं जिसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मणिपुर है और फिर है हमारा मिजोरम, ठीक है, शामिल है, जो जिसे इनर लाइन परमिट लागू है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संप्रभु उन्मुक्त के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो कौन करता है? यह राज्य के उस अधिकारी को संदर्भित करता है जिसके अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बाध्य नहीं होता, या यह उस दार्शनिक सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार एक राज्य या संप्रभु कोई भी विधिक गलती नहीं कर सकता, इस प्रकार उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह उस विधिक प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है जिसके अनुसार एक राज्य ना तो दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा और ना ही किसी राज्य को स्वयं पर आक्रमण करने की अनुमति देता है। यह उस संस्था उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसके अनुसार किसी राज्य के संप्रभु प्रमुख को उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो क्या है राइट ऑप्शन इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन, तो चलिए हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो है संप्रभु उन्मुक्त सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ वर्णन ये है कि वह उस दार्शनिक सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार एक राज्य या संप्रभु कोई विधिक गलती नहीं करता और इस प्रकार उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो इसे ये संप्रभु उन्मुक्त सिद्धांत के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय
जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों में से किसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करने का आधार निर्मित किया है? तो किसने किया है ये हमें बताना है। गोरखनाथवाद में ऐसा किया गया, या केशवानंद भारतीवाद में, या शंकरी प्रसादवाद में, या मिनर्वा मिल्सवाद में? तो किस में किया गया? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा हम आपको बता दें। किसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। गोरखनाथवाद में ऐसी जो है ये उल्लेख किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राज्यसभा में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इस संदर्भ में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आपको बताना है। तो उसमें है भारत के महारजिस्ट्रार्स का अनुमोदन जरूरी होता है, या संबंधित राज्यों के सिफारिशों की प्राप्ति, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन, या कैबिनेट की मंजूरी। कौन सा सही है क्रम पूछा गया है इसके पहले क्या करना होता है, फिर उसके बाद ऐसे क्रम पूछा गया है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले संबंधित राज्यों से सिफारिश की प्राप्ति होती है, उसके बाद जो है भारत के महारजिस्ट्रार्स को अनुमोदित किया जाता है वो, और उसके बाद फिर होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन उस पर होता है, और फिर ये फाइनल होने के बाद कैबिनेट जो है उस पर अपनी मंजूरी सहमति प्रदान करती है, तब जाके वो पारित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? केवल मामले के पक्षकार का ही निर्णय ही समीक्षा की मांग पर कर सकते हैं, या याचिकाकर्ता नवीन और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया जा सकता हो के आधार पर समीक्षा की मांग कर सकता है, या फिर उपरोक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। कौन सही है ये पूछा गया है। ठीक, केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो सही है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, एक दो दोनों सही है। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा याचिका दायर करने के संदर्भ में जो है मामले ये पूछा जा रहा है, तो इस मामले में पक्षकार के निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है। जो पक्षकार है वो अपनी निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है, या याचिकाकर्ता नवीन और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों की खोज जिनमें पूर्व की सुनवाई के दौरान सम्मिलित नहीं किया गया हो के आधार पर समीक्षा की मांग कर सकता है। तो दोनों रूपों में समीक्षा की मांग कर सकता है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है 2006 क्या कहता है, क्या प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अनुसार दो नाबालिग बच्चों के बीच संपन्न प्रत्येक बाल विवाह को अमान्य माना जाएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारा दूसरा कथन है वो कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष एक बालक है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा अमान्य घोषित किए गए वैवाहिक से पैदा हुए किसी भी बच्चे की अभिरक्षा स्वयं ही बच्चे की मां को प्राप्त होगा। कौन सा यहाँ कथन सही है, कौन कौन से कथन सही हैं? एक सही है, मतलब ए ऑप्शंस में है हमारा केवल दो सही है, या एक दो तीनों सही है, या एक तीन सही है, या दो तीन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ए, केवल दो ऑप्शन सही है यहाँ पर। यानी इस अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से यदि कम आयु का कोई पुरुष है तो उसे एक बालक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि विवाह का जो समय निर्धारित किया गया है लड़कों के लिए वो 21 वर्ष किया गया है। यदि 21 वर्ष से उसका उम्र कम है तो ये जो है बालक के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ यदि महिला जो है 18 वर्ष से कम है तो उसे भी बाल रूप में जाना जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा इस तरह से 19 का हमने बताया कि यहाँ पर ए सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राज्यसभा की
शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संसद को राज्य सूची से सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत कर सकती है। करने का अधिकार केवल राज्यसभा राज्यसभा के पास सुरक्षित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये हमें बताना है। तो कथनों की बात करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? एक सही है, दो सही है, या एक दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो यहाँ पर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो इस पे राइट ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक दो दोनों कथन सही है। राज्यसभा को यह शक्तियां प्रदान होती हैं कि वो संसद के राज्य सूची से किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प भी प्रस्तुत करने का आदेश केवल राज्यसभा में जो कि पास होता है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन हमारे सही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया कुल 20 क्वेश्चंस की। आगे की वीडियोज में हम बात करेंगे फिर अन्य क्वेश्चनों की। तो ऐसे करके हम कई पार्ट में इसे जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो आप इसके पार्ट 2 में देखिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और समझने और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।